वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 25 नवंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल छांग 5 प्रोब के बारे में है। अभी चाइना के चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने लूनर सैंपल रिटर्न मिशन को लॉन्च किया है। लूनर का मतलब चांद से है, सैंपल रिटर्न मतलब ये जो मिशन है ये चांद पर जाएगा और वहां से सैंपल कलेक्ट करके वापस धरती पर लेकर आएगा। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो पिछले 40 सालों बाद, मतलब पिछले 40 सालों से ये काम नहीं हुआ है, तो 40 सालों में यानी कि 4 डिकेड में ये पहली बार होगा कि चाइना चांद पर से सैंपल वापस लेकर आएगा, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 2 kg। इसके पहले तक जो सैंपल्स आए भी हैं वो 170 ग्राम तक आए हैं। जो रॉकेट भेजा जा रहा है छांग 5 प्रोब में, इसमें 4 पार्ट्स होंगे: ऑर्बिटर, रिटर्नर, एसेंडर और लैंडर। देखिए, जो ऑर्बिटर होगा वो चांद के चारों ओर घूमेगा, उसके बाद एक लैंडर चांद पर जाएगा, वहां 2 मीटर तक डिग करेगा, सैंपल कलेक्ट करेगा। उसके बाद एसेंडर, जो कि एक पार्ट होता है लैंडर का, उसमें इस सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा। वो एसेंडर अलग हो जाएगा लैंडर से और स्पीड पकड़कर, सबसोनिक स्पीड ये कैच कर सकता है विदिन 8 किलोमीटर, ये वापस से आकर ऑर्बिटर से जुड़ जाएगा। जिसके बाद एक रिटर्नर होगा जो इसे धरती पर लेकर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव ये होगा कि लूनर रॉक्स को लेकर आया जाए धरती पर, और चाइना के द्वारा यह प्रयास पहली बार किया जाएगा। इसके बाद वो रिसर्च कर पाएंगे। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो चाइना दुनिया का तीसरा देश होगा जो ऐसे सैंपल्स धरती पर लेकर आएगा। इसके पहले यूएस और सोवियत यूनियन ने यह काम 1960 और 70 के दशक में किया था। देखिए, लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के बाद वहां से 2 kg सरफेस मटेरियल को कलेक्ट कर लिया जाएगा, जिसे ये जो एरिया है जहां से इसे एक्सप्लोर किया जा रहा है उसे ओसिनियस प्रोसिलैरम कहा जा रहा है, मतलब ओशन ऑफ स्टॉर्म। ये एक वास्ट लावा प्लेन है। अगर ये जो भी सैंपल है वो अर्थ पर आएगा तो उससे हमें जानकारी मिल पाएगी कि मून का ओरिजिन कैसे हो पाया है। जानकारी इकट्ठा करने का हम प्रयास करेंगे। मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, वहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी किस प्रकार की हैं, इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाएगा। इसके पहले जो मून मिशंस गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। 1959 में सोवियत यूनियन ने लूना 1 और लूना 2 नाम से जो पहले रोवर मिशन थे वो मून पर भेजे थे। उसके बाद यूएसएसआर पहला ऐसा नेशन बन गया था जिसने चांद पर अपने मिशन भेजे थे। 1969 में अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर लैंड करवा दिया था और वो पहले इंसान बने जो चांद पर कदम रखते हैं। नासा ने ये काम अपने अपोलो 11 मिशन में किया था। 2008 में इंडिया का फर्स्ट लूनर प्रोग्राम चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया, जिसने चांद पर वाटर की प्रेजेंस को भी इंश्योर किया। 2009 में यूएसए ने सीरीज ऑफ रोबोटिक लूनर मिशन लॉन्च किए थे, जिसमें एलआरओ और LCROSS भी आते हैं। लूनर रिकनेसेंस ऑर्बिटर और लूनर क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट, ये इसके फुल फॉर्म है। तो जो हमारा अगला आर्टिकल है वो जल जीवन मिशन के बारे में है, जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टेक्निकल कमेटी है जो अलग अलग डिसिप्लिन के साथ काम करती है, अलग अलग एरियाज में वर्क करती है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के तहत काम कर रही थी। ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से बिलोंग करता है। उन्होंने भी 5 टेक्नोलॉजीज को रिकमेंड किया है जिसका इस्तेमाल करके हम ड्रिंकिंग वाटर को और बेहतर कर सकते हैं, सैनिटेशन की दिशा में भी अच्छा काम कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो 5 टेक्नोलॉजीज रिकमेंड की गई हैं ये अलग अलग देशों से बिलोंग करती हैं या अलग अलग इंडस्ट्रीज इन्हें प्रैक्टिस कर रही हैं। पहला है ग्राउंड फोर्स एक्वाप्योर। ये सोलर एनर्जी बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्टैब्लिश करने का प्लान बनाता है। बहुत हाई लेवल का फिल्ट्रेशन वाटर का इसमें किया जाता है सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके। दूसरा है जन जल वाटर ऑन व्हील। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली जीपीएस लोकेशन के बेसिस पर अपने टारगेटेड जगह पे जाती हैं और सेफ वाटर को हाउस टू हाउस डोर स्टेप डिलीवर कर देती हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी रिकमेंड किया गया है। तीसरा है प्रेस्टो ऑनलाइन क्लोरिनेटर। क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है पानी को क्लीन करने के लिए। यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं होगा। बिना इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड हुए इस क्लोरिनेटर का नाम, जो क्लोरिनेटर है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन को हटाने के लिए। चौथा है जोकोसू टेक्नोलॉजी। यहाँ पर देखिए, जो सीवेज वाटर होता है जिसे ब्लैक वाटर कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, ग्रे वाटर जो किचन और बाथ वाटर गंदा हो जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। इन दोनों को ट्रीट किया जाता है। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके
जिसमें एनारोबिक और एरोबिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल हम करते हैं। यहाँ पर एनारोबिक और एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस से है। एनारोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की अब्सेंस में केमिकल कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन किया जाता है वाटर को क्लीन करने के लिए, और एरोबिक में ये काम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया जाता है। अगली टेक्नोलॉजी है FV टेक। यहाँ पर देखिए जो सीवेज वाटर है उसे ट्रीट किया जाता है फिक्स्ड फिल्टर मीडिया में। फिक्स्ड फिल्टर मीडिया में होता यह है कि रॉक या फिर सैंड के साथ कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें अटैच कर दिया जाता है और फिर वाटर को उसमें से फ्लो करवाया जाता है, जिससे धीमे धीमे जो वेस्ट है उसे ये कंज्यूम कर लेते हैं और वाटर क्लीन हो जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है फिक्स्ड फिल्टर मीडिया में। तो इन 5 टेक्नोलॉजीज को रिकमेंड किया गया है। जल जीवन मिशन के बारे में बात करते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि सभी रूरल हाउस होल्ड को 2024 तक हमें पाइप्ड वाटर सप्लाई देनी है। टारगेट 2024 है और एरिया रूरल हाउस होल्ड है। एग्जीक्यूटिव एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन होगा जल शक्ति मंत्रालय के तहत। स्ट्रेटजी ये रहेगी कि डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म पे काम करें। जहां पर डिमांड है उसके बेसिस पे लोकल लेवल पे वाटर की सप्लाई को इंश्योर किया जाए और लोकल लेवल पे वाटर अवेलेबल रहे उसकी भी व्यवस्था की जाए, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, ग्राउंड वाटर अच्छी तरीके से मेंटेन रहे, हाउस होल्ड का जो वेस्ट वाटर है उसे भी मैनेज करें और एग्रीकल्चर के लिए रीयूज कर सके। ये मिशन कम्युनिटी अप्रोच पे वर्क करेगा। सभी लोग मिलकर इसकी सक्सेस को इंश्योर करने का प्रयास करेंगे। फंडिंग पैटर्न में ये होगा कि जो हिमालयन स्टेट हैं, पहाड़ी इलाके और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहाँ पर 90:10 का रेशियो होगा। 90% सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% स्टेट गवर्नमेंट। बाकी राज्यों के लिए 50-50 होगा। यूटीज के लिए तो ऑब्वियसली 100% होगा। अगला आर्टिकल उमंग इंटरनेशनल के बारे में है। उमंग एप्लीकेशन कई बार न्यूज़ में रहा है और काफ़ी अप्रिशिएट भी किया गया है इस एप्लीकेशन को। कितनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, राज्यों की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, आप उसे कैसे एक्सेस करेंगे? भटकते रह जाएंगे, आपको जानकारी भी नहीं मिलेगी। उमंग एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसे डाउनलोड करके आप सभी प्रकार की गवर्नमेंट सर्विसेज को एक ही जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। ये अभी इंडिया के लिए काम कर रही थी, लेकिन जो लोग इंडिया के बाहर रह रहे हैं, जैसे कि इंडियन स्टूडेंट्स हैं, NRIs हैं, टूरिस्ट जो इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें कैसे जानकारी मिलेगी? तो अभी 3 साल पूरे हुए हैं उमंग एप्लीकेशन के, तो इसका एक इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया गया है। इसे यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक, कम्युनिकेशन एंड लॉ एंड जस्टिस की तरह लॉन्च किया गया है। अभी जो उमंग इंटरनेशनल होगा ये कुछ देशों में एप्लीकेबल होगा, मतलब कि यूज़ किया जा सकेगा। USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UAE, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर नाम रिपीट कर दिया गया है, देन न्यूजीलैंड। यहाँ के जो भी लोग हैं, इंडियन स्टूडेंट्स, NRIs, इंडियन टूरिस्ट या जो बाहर के लोग हैं, वो इंडिया के बारे में, गवर्नमेंट की सर्विसेज के बारे में प्रॉपर जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। ये इंडिया के कल्चर को या इसके संबंध में जो सर्विसेज अवेलेबल हैं उमंग एप्लीकेशन पे वो लोगों तक पहुंचा देगा और फॉरेन जो टूरिस्ट होंगे वो इंसेंटिवाइज होंगे इंडिया विजिट करने को लेकर। उमंग मोबाइल एप्लीकेशन, इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। गवर्नेंस के फील्ड में काम करता है। यूनिफाइड है मतलब सारी सर्विसेज आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। ऑल इन वन, सिंगल, यूनिफाइड, सिक्योर, मल्टी चैनल, मल्टीलिंगुअल, मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है। कई सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है और सारी सर्विसेज यहीं मिल जाएंगी। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के तहत काम करता है, उसने इसको डेवलप किया है। पर्पज़ ये है कि जो भी ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, आप उसे इसी एप्लीकेशन पे एक्सेस कर लें और वहाँ पर आप अगर किसी सर्विस के बेनिफिशियरी हैं तो उसके लिए लॉगिन कर सकें, उस सर्विस को अवेल कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ की पार्टनर्स हैं उमंग एप्लीकेशन के, जैसे कि EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में जो भी डिपार्टमेंट काम करते हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं। मतलब आप यहाँ पे अपना DBT अवेल कर सकते हैं, EPFO की जानकारी ले सकते हैं। जो ESIC है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो इंश्योरेंस करता है एम्प्लॉयज़ का, वो भी है। कई सारी मिनिस्ट्रीज इसमें हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, SSC, तो इन सभी की इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। उमंग एप्लीकेशन को बेस्ट M गवर्नमेंट सर्विस, M का मतलब यहाँ मोबाइल से है, इसका अवार्ड जो 6th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी दुबई में, UAE में, फरवरी 2018 में, वहाँ पे इसे बेस्ट M गवर्नमेंट सर्विस के तौर पे भी चूज़ किया गया था। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है ये और इम्पॉर्टेंट भी है। अगला आर्टिकल साइक्लोन निवार के बारे में है। अभी हाल ही में कोस्टल तमिलनाडु और पुदुचेरी का जो इलाका है वहाँ पर साइक्लोन निवार हिट कर चुका है और ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का मतलब विंड की स्पीड से मेजर किया जाता है, इसका क्लासिफिकेशन होता है। अगर विंड स्पीड 31 किलोमीटर से पर आवर से कम है तो लो प्रेशर एरिया बिल्ट होता है। बाद में जब ये स्पीड बढ़ती है, 31 से 49 होती है, तो डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। 50 से 61 के बीच जब स्पीड बढ़ती है
तो डिप्रेशन डीप हो जाता है, मतलब अब ऐसा लगने लगता है कि स्टॉर्म बनेगा। और जब विंड स्पीड 62 से 88 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, मतलब साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है, साइक्लोन आ चुका है। जब ये स्पीड और बढ़ जाए, 89 से 118 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो इस स्टेज पर साइक्लोन को सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं। अभी जो तमिलनाडु में साइक्लोन आया है वो इस स्टेज पर पहुंच गया है। अगर स्पीड और भी बढ़ जाए 190 टू 221, तो इसे वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाता है। और अगर स्पीड 222 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाए विंड स्पीड, तब उसे सुपर साइक्लोन कहा जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन है। अभी खैर जो स्टेज है वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का है, जिसमें ये साइक्लोन निवार पहुंच गया है। ये जो साउथ वेस्ट रीजन है बे ऑफ बंगाल का, वहाँ पर तमिलनाडु के कोस्ट के दूरी पर इमर्ज हुआ और तमिलनाडु पुदुचेरी को हिट करता हुआ अंदर की ओर आ रहा है। अगर ये साइक्लोन और स्ट्रेंथन होता जाता है, इंटेंसिफाई हो जाता है, तो ऐसा कहा जा रहा था कि ये बाद में एक सीवियर साइक्लोन में कन्वर्ट होगा, जो कि वो हो ही गया है। इसका नाम निवार रखा गया है, जो प्रपोजल ईरान ने दिया था कि इस साइक्लोन का नाम हम निवार रखेंगे। इसके पहले 2018 में एक साइक्लोन आया था गाजा, जो कि दूसरा ऐसा साइक्लोन था जिसने पिछले 2 सालों में, मतलब गाजा इसके पहले 2018 में था, फिर ये दूसरा है जिसने तमिलनाडु को हिट किया है। साइक्लोन्स का नाम कैसे रखा जाता है? देखिए, इस पूरे रीजन में बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी का ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पर जो भी साइक्लोन आते हैं उसमें 13 देश नाम रखते हैं। उन 13 देशों के नाम हैं बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन। ये सभी लोग इस रीजन में साइक्लोन्स के नाम रखते हैं। ये सभी 13 कंट्रीज 13 नामों की एक लिस्ट जारी कर देती हैं, जिसको अल्टरनेटिवली सेट कर दिया जाता है। तो जो साइक्लोन आएगा, जिसका नंबर होगा उसका नाम वहाँ पे रख दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो मैकेनिज्म है, इसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एग्री किया गया है। मतलब एक इस कंट्री का नाम, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, ऐसे नाम सेट कर देते हैं। अब एक साइक्लोन आया तो इनका नाम रख गया, दूसरा आएगा तो इनका नाम आ जाएगा, तीसरा आएगा तो इनका नाम आ जाएगा, ऐसे ही नाम रखा जाता है। इसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ने, जो उनका 27 सेशन हुआ था 2000 में, उसे इस मैकेनिज्म को एक्सेप्ट किया गया था। इसके पहले जो इंडिया ने अपने नामों की लिस्ट दिया, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम है: गति, तेज, मरासू, आग और नीर। ये नाम इंडिया ने सजेस्ट किए हैं अभी तक। साइक्लोन कैसे बनते हैं? देखिए, साइक्लोन बनने की सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि वहाँ का जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो और वहाँ पर मॉइस्चर हो। ये ज़रूरी है। यही वार्म टेम्परेचर और मॉइस्चर फ्यूल की तरह काम करता है इस पूरे साइक्लोन के लिए। इक्वेटर के आसपास ही ये वार्म वाटर ओशन वाटर्स में बनते हैं। होता यह है कि समंदर का पानी जब गर्म होता है तो उसके ऊपर पड़ने वाली हवा गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। आसपास का जो हाई प्रेशर होता है वो हवा जो है लो प्रेशर की ओर आती है, फिर यहाँ से आएगी, मॉइस्चर इस हवा में रहता है, ये वापस से ऊपर उड़ जाएगी, हवा आती रहेगी, गर्म होकर ऊपर उठती रहेगी। इस पूरे फ्लो में एक सर्कुलेशन क्रिएट हो जाता है। जब हवा ऊपर जाती है तो मॉइस्चर जो है वो कंडेंस होकर बादल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर बारिश शुरू हो जाती है। और जितना ज़्यादा ये वार्म एयर ऊपर जाती रहेगी, ये सर्कुलेशन बढ़ता रहेगा। बीच में उसके बाद एक आई बन जाती है, लो प्रेशर एरिया, जहाँ पर आपको पूरा रीजन बिल्कुल शांत मिलता है। और ये पूरा जो मैकेनिज्म है वो इंटेंसिफाई होकर जब किसी लैंड रीजन को हिट करता है तो काफ़ी तबाही मचाता है। जो सिस्टम ऑफ क्लाउड और विंड तैयार होता है इस पूरी प्रक्रिया में, उसे ही साइक्लोन कहा जाता है। ये और भी तेजी से रोटेट करना शुरू कर देते हैं और इनके बीच में आई फॉर्म हो जाता है। वो बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। देखिए, डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इनका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ में, इक्वेटर के नॉर्थ में ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, मतलब ऐसे, ठीक है। और साउथ में ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, यानी कि ऐसे। हमारा अगला आर्टिकल गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर है। अभी हाल ही में जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक स्पेशल मैसेज डिलीवर किया, जो गुरु तेग बहादुर जी का मार्टायरडम डे था, शहीद दिवस था, उस पर। गुरु तेग बहादुर जी जो कि 9वें गुरु रहे हैं सिख रिलीजन में, 10 गुरुओं में से। इनका जो ओरिजिनल नेम था वो त्यागमल था। ये बाद में तेग बहादुर नाम से जाने गए, जिसका मतलब होता है एक ताकतवर तलवार। ये नाम इन्हें गुरु हरगोबिंद जी ने दिया था, जो कि 10 गुरुओं में 6ठे गुरु थे, क्योंकि उन्होंने मुगलों से लड़ने वाली बैटल में बहुत ज़्यादा साहस दिखाया था। इनके द्वारा देखिए एक सिटी ऑफ आनंदपुर साहिब को बसाया गया, जो रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में है, शिवालिक हिल्स में, सतलुज नदी के किनारे पंजाब में। यहाँ पर जो 2 सिख गुरु रहे हैं, लास्ट 2, यानी कि गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने यहीं पर खालसा पंथ 1699 में इस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया था। गुरु तेग बहादुर जी ने 100 पोएटिक हाइम से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है गुरु ग्रंथ साहिब में, जो कि गॉड के नेचर, ह्यूमन अटैचमेंट, बॉडी, माइंड, डिग्निटी, इन सभी के ऊपर बेस्ड हैं।
इन्होंने कश्मीरी पंडितों का जो कन्वर्जन करवाया जा रहा था इस्लाम में, उसका विरोध किया था, और नॉन मुस्लिम्स को जो इस्लाम में कन्वर्ट करवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था उसका भी इन्होंने खुलकर विरोध किया था। इनकी शहीदी के बारे में बात करते हैं। इन्हें पब्लिकली बेहेड किया गया था 1675 में। मुगल बादशाह जो उस समय था औरंगजेब, उसने इनकी हत्या करवाई थी क्योंकि इन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। इसलिए इन्हें याद किया जाता है कि इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दी और शहीद हुए। इनका जो मार्टायरडम है इसे शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 24 नवंबर को। ये जो नानक शाही कैलेंडर है उसके बेसिस पे सेलिब्रेट किया जाता है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 2003 में इस कैलेंडर को लॉन्च किया था। इनकी कुछ स्मृतियां हैं। गुरुद्वारा सिसगंज साहिब, ये वो जगह हैं जहां पर इन्हें एग्जीक्यूट किया गया था, और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब जहां पर इनके जो संस्कार है वो किया गया था। इन्हें हिंद दी चादर के रूप में भी याद किया जाता है। इसरो का शुक्रयान, ये हमारा अगला आर्टिकल है। जो इसरो है उसने शॉर्टलिस्ट किया है 20 स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो इस शुक्रयान के जरिए हम कंडक्ट करेंगे जब इसे लॉन्च करेंगे। तो शुक्रयान जो है ये 4 साल तक वीनस को स्टडी करेगा, ऐसा प्लान बनाया गया है। वहाँ पर जो वीनस है उसके सरफेस में जो कुछ भी सरफेस है या सब सरफेस है, जो रॉक की लेयर्स है, उनको स्टडी करने का काम किया जाएगा। सोलर विंड कैसे इंटरेक्ट करती है वीनस से यानी कि शुक्र ग्रह से, उसे भी स्टडी करेंगे। उसका स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, डायनेमिक्स क्या है, सारी चीज़ें। इसे लॉन्च करने का प्लान बनाया गया है GSLV मैक 2 रॉकेट से। 2025 तक प्लान है कि शुक्रयान को लॉन्च किया जाएगा। वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। हालांकि ये सन के सबसे नज़दीक नहीं है, सबसे नज़दीक तो मरकरी है, लेकिन चूंकि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा थिक है तो ये सन रेज को होल्ड कर लेता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसीलिए हमें चमकदार भी दिखाई देता है। वीनस को ट्विन सिस्टर कहा जाता है अर्थ की, क्योंकि इसका साइज, मास, डेंसिटी लगभग अर्थ जितना ही है। कॉमन ओरिजिन भी बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है 4.5 बिलियन ईयर एगो दोनों लगभग एक साथ बने थे। ये धरती की तुलना में सूर्य के 30% ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए यहाँ पर सोलर फ्लक्स भी ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ स्टेटमेंट हैं, ट्रू फॉल्स बताइए। चांग 5 प्रोब चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है। ग्रेनफोर्स एक्वाफ्योर, ये नया मेथड है जो फ्यूल एमिशन होता है उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। उमंग ऐप, इसे डेवलप किया गया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के तहत। गुरु तेग बहादुर जी, इन्होंने आनंदपुर साहिब सिटी को बिल्ड किया और कश्मीरी पंडित नॉन मुस्लिम्स के कन्वर्जन को इस्लाम में जो कन्वर्ट किया जा रहा था उसका विरोध किया। ट्रू फॉल्स बताइए, कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।